नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ है एक माँ, एक गृहिणी और एक बिजनेस वुमेन सोनिया नैन। नाम आपने सुना ही होगा। ये हैं पेशे से एक पत्रकार हैं, पर 2 बच्चों की माँ है, उसके साथ साथ एक पत्नी और ना जाने क्या कुछ। तो आज हम इनके पास आए हैं इनकी जिंदगी से आपको रूबरू कराने, क्योंकि एक महिला चाहे वो कैसे भी परिवार से हो, उसके ऊपर पाबंदी तो बहुत ज्यादा होती है और उस पाबंदियों से निकल के एक ऊंची उड़ान लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इनका सफर क्या रहा, कैसा रहा, आइए जानते हैं। नमस्कार सोनिया। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके इस पेज के ऊपर। और साथ के साथ यशिका के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ही मेहनती लड़की है, और जैसा कि आज ये मेरा सफ़र आप लोगों तक पहुँचा रही है, तो मैं आशा करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है यशिका से कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब क्या पता मैं ही इसका सफ़र आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो सोनिया जी, आज से 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो आपकी जिंदगी एक शायद घूंघट के अंदर थी, और आज की अगर बात करें तो आप आज एक ऐसे मुकाम पे हो कि हर एक महिला, एक लड़की यही चाहेगी कि वो बस आपके मुकाम तक पहुंच जाए। तो ये सफर कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचे, शुरू करते हैं। जी यशिका, एक्चुअली अगर मैं कहूँ मेरी शादी महज 18 साल में हो गई थी। अगर 8 मार्च को मेरा जन्मदिन है और 11 मई 2006 में मेरी शादी हो गई थी। तो जिस समय मेरी एंगेजमेंट हुई उस समय तो मैं 18 की हुई भी नहीं थी। तो मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ है, उन्होंने मेरे ससुर को थोड़ा मजाक में बोला कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कराऊंगी क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी नाबालिग है। तो उस समय ये था कि चलिए कोई बात नहीं। क्या होता है ना कि जब आप गांव में बिलोंग करते हैं और तब ये सोचते हैं कि अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो लड़की, अगर गांव में नहीं, आजकल तो शहरों में भी ऐसा हो गया कि अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अगर फैमिली आपको अच्छी मिल रही है और साथ के साथ अगर आपको ये पता है कि आगे जाकर के आपके बेटे को भी उतना ही प्यार दिया जाएगा जितनी वो अपने माँ बाप के घर में सुखी है, तो शादी कर देते हैं। तो उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था, और कुछ लगा लीजिए कि हमारे कुछ पर्सनल टर्म्स भी अच्छे थे मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो इसीलिए रिश्ता जब घर पे आया, तो जब बात चली तो हमने दोनों ने हाँ कर दी कि ठीक है, कर लेते हैं शादी। तो जिस समय शादी हुई, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे से छोटी मेरी दो देवरानियाँ भी हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो जिस घर में मैं गई थी, मेरी सास, मेरे ससुर, फर्स्ट मेरे ससुर के लिए मैं बोलूँगी, उन्होंने मुझे कहा था कि जब एंगेजमेंट के टाइम पे कि बेटा आप मेरी बेटी हो, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है कोई, तो आपको ये नहीं सोचना कभी भी कि मैं बहू बन के जा रही हूँ, आपको यही सोचना है कि मैं बेटी बन के जा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप चाहे कितना ही आपका ब्रॉड माइंड हो, कितनी ही आप ओपन माइंड हो, लेकिन जो आपके आसपास की सोसाइटी है वो आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके कटघरे में खड़ा कर ही देती है कि आपने इतनी बहू को छूट क्यों दे रखी है, आप इस पे घूंघट नहीं करवाते हो और सर पे दुपट्टा नहीं करवाते हो। तो लेकिन मैं मेरी बुआ के घर ज़्यादा रही हूँ, जहाँ पर मेरी 3 भाभियाँ थी, मेरी बुआ थी, वो एक प्रॉपर एक गाँव था। तो मैंने उनको घूंघट में देखा था, तो वो संस्कार मेरे अंदर थे कि उनके ना कहने के बावजूद भी मैंने सर के ऊपर दुपट्टा रखा, जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ पर मैंने घूंघट भी किया। फिर वो सफ़र था जहाँ पर मैं एक बहू थी। बहू के बाद मैं शायद 1.5 साल के बाद मैं माँ बनी, मेरे को 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ हुई। और उसके बाद जब ये हो गया कि चलो अब बच्चे भी हो गए हैं और शादी हो गई है, परिवार अच्छा है, तो मेरी सास ने सबसे पहले मेरे लिए इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बोला कि अगर आप पढ़े हो तो किस लिए पढ़े हो, अगर आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर किस लिए आपने पढ़ाई की। तो जो मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी वो उन्होंने शुरू करवाई, और फिर मैंने जेबीटी किया, मैंने बीएड भी किया। फिर बीएड करने के बाद फिर मैंने एक छोटी सी डांस एकेडमी, क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसी मेरी फ्रेंड्स लगा लीजिए या फिर मेरी पड़ोसन ऐसी थी जिन्होंने देखा मुझे डांस करते हुए, तो उनको मेरा डांस पसंद आता था। तो वो कहती थी कि हमारे घर में फंक्शन होता आप मुझे डांस सिखाना। तो 1-2 को सिखाते सिखाते वो सिलसिला शुरू हो गया। मैंने डांस एकेडमी ओपन की। फिर उस डांस एकेडमी से ही मुझे लाहौरिया स्कूल है, जो हिसार का जाना माना एक स्कूल है, वहाँ पर डांस टीचर की जॉब भी मिल गई। तो मैंने जॉब शुरू कर दी। जॉब के साथ साथ बच्चे भी थे, जॉब भी थी, घर भी था, साथ के साथ फिर मैंने डांस एकेडमी भी शुरू कर ली, ज्वाइन किया, उसमें बच्चों को अपने साथ जोड़ा। फिर एक माइंड में हमेशा ये रहता था कि यार जो मैं चाहती हूँ ना वो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे हाँ इंटरनल जो एक सेटिस्फेक्शन होता है यशिका, मुझे वो नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर मुझे एक ऑफर मिला, एक
डांडिया का प्रोग्राम था, उसको कोरियोग्राफ करने का। फिर मैंने वो कोरियोग्राफ किया और उसमें जिस तरह से जो इंटरव्यूज के लिए आते थे, तो जब मैं इंटरव्यूज देती थी तो मैं इतनी फ्रैंक थी, क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक का जमाना था तो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे तो कैमरा से हेजिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारे हिसार के ही है एक जाने माने पत्रकार ही मैं उनको कहूँगी, मेरे गुरु भी उनको कहूँगी मैं, रमेश शर्मा जी, जिनका चैनल था RSN एक्सप्रेस, है अभी भी। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि कभी अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़े तो क्या आप मेरे लिए कुछ इंटरव्यूज़ कर देंगे। तो फिर मैंने कहा सर जब भी आपको लगे मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे याद करना। फिर उन्होंने मुझे एक दो जगह वो मुझे लेकर के गए अपने साथ, उन्होंने जोड़ा। फिर जब मैं उनके साथ जुड़ी, जब मैं इस लाइन में आई, तब मुझे लगा कि वो कहते हैं सलमान खान का एक डायलॉग, यार अब जाके किक मिली है। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी एक 18-20 हज़ार की जो स्कूल की जॉब थी उसको छोड़ करके, और सिर्फ 10,000 रुपये में, जो कि उस टाइम तक कंफर्म भी नहीं था कि मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या कितने टाइम बाद मिलने शुरू होंगे, तो मैंने फिर इस लाइन में कदम रखा। और क्योंकि मेरे अंदर लगन थी सीखने की, और ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप दिन नहीं देखेंगे, रात नहीं देखेंगे, समय नहीं देखेंगे, आप जितना हो सकेगा उतना काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइन में आने के बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से जो है इसी के अंदर झोंक दिया कि बस अब जो करना है तो फिर पत्रकारिता में ही करना है। फिर उसके बाद मैंने 1 साल रमेश सर जी के साथ काम किया। फिर तब किसी ने, आप जैसे कुछ और साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आप एक बारी थोड़ा सा रिस्क लेके देखो, एक बारी अपने लिए करके देखो, क्या पता आप कुछ कर जाओ। फिर मैंने पहली खबर बनाया, हरियाणा की पहली खबर, और बस आप लोगों का साथ है, दुआएं हैं कि मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आपने पहले तो नाम कैसे सोचा चैनल का, हरियाणा की पहली खबर? एक्चुअली नाम तो सिर्फ पहली खबर रखा गया था, लेकिन फिर क्योंकि नए नए थे उस समय, इतनी जानकारी थी नहीं, तो कुछ ने कहा कि अगर ऐसा ही कोई और पेज होगा तो आपके पेज के ऊपर हो सकता है आपके कोई नोटिस वगैरह वो दे दे, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करो। तो फिर हमने, क्योंकि हम पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट से ज़्यादा काम जो है हमारा अपने ही स्टेट में रहता है, तो इसलिए हमने उसको हरियाणा की पहली खबर रख दी। तो जब भी हम लोग चैनल बनाते हैं, सबसे पहला विचार ये आता है कि मैं मेरे चैनल पे इस चीज के बारे में जरूर बात करूंगी, और वो वही बात होती है जिससे हम खुद जूझ रहे होते हैं। तो आपने कभी ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, बट मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जो चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ मैं वो चीज़ें दिखा नहीं पा रही, या जो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ वो मुझे दिखाना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मेरा जिस दिन पेज होगा या मेरा जिस दिन प्लेटफॉर्म होगा, उस टाइम पे मैं वो दिखाऊंगी जो मैं चाहती हूँ, जो सही है वो मैं, और जो सटीक है वो चीज़ें मैं दिखाऊंगी। और इसीलिए मैंने जब शुरुआत की तो शुरू से ही मैंने जो है हमेशा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाया है जिनसे अगर मुझे आत्मिक संतुष्टि जो मिली है कि नहीं, जो मैं ये दिखा रही हूँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई झोलमोल नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि मुझे आधी अधूरी जानकारी देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बेशक वो जानकारी 2 घंटे लेट दे दूंगी, लेकिन मैं पहले उसके बारे में खुद पूरा रिसर्च करूंगी, पूरा उसकी जानकारी पहले बटोरूंगी, उसके बाद जाकर के दर्शकों तक पहुंचाती। ठीक है, तो ऐसे तो आपने सफर शुरू किया। अगर मैं मेरी बात करूँ, आज मैं मेरा खुद का चैनल चला रही हूँ, कभी कभी दिमाग में वो होता है यार छोड़ना, फॉलोअर नहीं बढ़ रही, व्यू नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं करता, घर वाले वीडियो शेयर नहीं करते, ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है और दिल करता है पैर पीछे कर लो। बिल्कुल। आपके दिल में कभी आया कुछ? आया यशिका। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ 2 फरवरी 2023 की, तो मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी, और मैंने कुछ पेज के ऊपर ऐसा कंटेंट दिखा दिया था जो कि हमारे फेसबुक की गाइडलाइन के अगेंस्ट था। तो उससे मेरे पेज के ऊपर जो है एक स्ट्राइक आ गई थी अच्छी खासी। मतलब 1 साल 2 फरवरी 2022 से 2 फरवरी 2023 से 24 तक का जो ये सफ़र है, ये मैंने बस यही समझ लो कि कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट होते हुए देखा, डिप्रेस्ड होते हुए देखा, और इरिटेट होते हुए देखा कि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जब मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन रात बस एक कर रखा है मैंने, लेकिन मेरी जो वीडियोस हैं वो मेरे को रिवर्ट नहीं दे रही हैं, मेरे व्यूज़ जो बढ़ नहीं रहे हैं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो उतना रिस्पॉन्स मुझे उनकी तरफ से नहीं मिल पा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो ऐसे टाइम पर मैंने भी सोच लिया था कि नहीं, बस मैं छोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं करना ये सब काम। और एक मुकाम तो ऐसा आ गया था जब मैंने अपने आप को बिल्कुल ही घर में बंद कर दिया था कि काम है तो ठीक है कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने गुरु को, शायद आप सभी जानते भी होंगे, जो मेरे साथ काम करता है, मेरा जो कैमरामैन है, उसको एंकरिंग आती है, साथ के साथ जितनी जैसी भी उसको आती थी, उसने बेचारे ने उस टाइम पे जब वो मुझे कहता था कि नहीं मैम आप प्लीज़ आओ हम काम करेंगे, मैं कहती थी नहीं गुरु तुम कर लो। उसको शायद वो चीज़ें समझ नहीं पाता था, उसको लगता था कि चलो कोई बात नहीं, मैम को हो सकता है कोई और काम होगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन
एक्चुअल रीज़न यही था कि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मन करता था कि मैंने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया था अपने कुछ मीडिया के ही साथियों को कि मैं पेज बेच रही हूँ, मीन्स मुझे अभी इस पे काम नहीं करना है, तो अगर किसी को पहली खबर खरीदना है तो वो ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपना मैंने सपना, जो मैंने एक नींव रखी थी एक पूरी इमारत बनाने की, जिसमें मेरी पूरी सपनों की एक इमारत थी, उसको ही छोड़ने का फैसला ले लिया था। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स जो है आप लोगों की लाइफ में बहुत आते होंगे, जब आपको भी यही लगता होगा कि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि इससे बेटर तो ये जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ ही देते। तो लेकिन फिर कुछ साथी मेरे साथ जुड़े, उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं, आपको चाहे खबरों की बात हो या फिर जो आपको मोटिवेशन की बात हो, हम आपको देंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ काम करें। और उसी का नतीजा है कि आज मैं 1 साल के उस बुरे सपने से बाहर निकल पाई, और भगवान की दया है कि आज मेरा पेज बहुत अच्छे से चल रहा है और आप लोगों का साथ है। तो अभी आपने ये सब बताया, तो एक सवाल मैं इसी से जोड़ के थोड़ा कर लेती हूँ कि लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम था जब आप बिल्कुल टूट चुके थे, बिल्कुल डिप्रेस थे, बिल्कुल परेशान थे, लेकिन आपको उस समय मजबूत बनना पड़ा, और एक तरीके से मजबूरी थी कि मजबूत तो बनना पड़ेगा, टूट के कुछ नहीं मिलेगा? ये अभी रिसेंट जुलाई में मेरे पापा मेरा साथ छोड़ गए, हम लोगों को वो छोड़ के चले गए। और वो टाइम ऐसा था क्योंकि मेरे जो रियल ब्रदर हैं वो इंग्लैंड में हैं, और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो चंडीगढ़ थी, रुड़की थी उस टाइम पे, मैं एक इकलौती हिसार में थी। और उन्हीं दिनों में मेरी जो मम्मी है वो भी मेरी छोटी सिस्टर के पास ही गई हुई थी, रुड़की गई हुई थी। तो मेरे पास अचानक से कॉल आता है मेरे गांव से, और पापा को वापस जाना था, रुड़की ही जाना था क्योंकि वो वहीं रहते थे मेरी छोटी सिस्टर के पास ही। तो गांव से कॉल आता है कि बेटा आपके पापा की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको लेकर के आइए हिसार, मैं आगे मिलूंगी। तो मैं सुबह 4:30 बजे पहुँचती हूँ। तो पापा जिंदल हॉस्पिटल में थे उस टाइम। हॉस्पिटल में हमने 6 बजे तक उनको रखा, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई प्रॉपर कुछ ऐसा इलाज नहीं मिल पाया जिससे कि हमें लगे कि पापा को वहाँ रखना चाहिए। हमने वहाँ से निकाला, मैं उनको रविंद्रा में लेके गई, गीतांजलि में लेके गई, लाइफलाइन में लेके गई, सीएमसी में लेके गई, हर जगह मैं जहाँ जहाँ उनको लेकर के जा सकती थी लेके गई। तो लास्ट में जब सीएमसी में पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनको रविंद्रा में भी लेके गई थी। तो रविंद्रा में डॉक्टर ने इनको कहा कि भाई इनको कार्डियक अरेस्ट है, लाइक हार्ट अटैक है वो, और चांसेस बहुत कम है। तो फिर मैं सपरा में भी लेके गई, सपरा में उनको रखा। तो उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट वो करते रहे, बहुत टाइम उन्होंने वहाँ पर रखा। लास्ट जो एफर्ट था उन्होंने वहाँ तक किया। फिर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो आप इनको लेके जाइए, गुड़गांव लेके जाइए। तो हम उनको गुड़गांव लेकर के गए, और हॉस्पिटल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस हॉस्पिटल में थे पापा। तो मैं वो टाइम ऐसा था ये कि मैं यहाँ से बिल्कुल अकेली थी, जो उनको हर जगह ले लेके घूम रही थी। और जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचती हूँ, हॉस्पिटल से महज आधा किलोमीटर दूर है, इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज जाम लग गया, बुरा हाल हो गया बिल्कुल वहाँ पर। और मुझे सामने हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं मेरे पापा को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई क्योंकि आगे सारी तैयारियां हो चुकी थी। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बाहर से ही डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनके अंदर तो कुछ नहीं। तो तब इतना महसूस हुआ कि मैं इतनी लाचार थी, इतनी मजबूर थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी हाथ पैर जोड़ने के अलावा। हम सब ने डॉक्टर के सामने हाथ पैर जोड़े कि जब हम यहाँ तक लेकर के आए हैं तो प्लीज़ कुछ तो ऐसा करो कि आप एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता हो जाए ठीक। फिर 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा पापा को। पता तो चल गया था कि नहीं है, कुछ नहीं बचेंगे पापा बिल्कुल। और फिर उसके बाद ब्रदर को बुलाया, वो इंग्लैंड से आया वापस। और आने के बाद हमने 2 दिन फिर वेट किया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमने सारी रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर से ली, सब जगह जहाँ जहाँ हम भेज सकते थे, एम्स में, गंगाराम में, हर जगह जहाँ जहाँ भी हम भेज सकते थे सब जगह हमने रिपोर्ट्स भेजी। सब ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं बचा हुआ है।
इनके अंदर, आप चाहे बेशक 2 दिन और रख लो, लेकिन है कुछ नहीं, बचेंगे नहीं। तो अपने ही मुंह से डॉक्टर को ये कहना कि चाहे वो बेशक हार्ट बीट उनकी चलती हुई हमें नजर आ रही थी, लेकिन उनको ये कहना कि आप मशीन हटा दीजिए, हमें पता ये डेड है। तो ऐसा ही एक वो सीन जब याद आता है तो इतना मतलब मन भर जाता है कि माँ को आखिरी बार जब दिखाया तो ये कहा कि आप टेंशन मत लो, वो ठीक है और वो ठीक हो जाएंगे, आप एक बार ही देख लो। जबकि हमें पता था कि ये इनके अंतिम दर्शन। ये शायद इंडियन फैमिलीज में ना बहुत ज्यादा होता है। हमारे घर में अगर कोई बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल में होता है, तो फैमिली में उस बंदे को बिल्कुल नहीं बताया जाता, नहीं तो बताया जिसका दिल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और बिल्कुल। अक्सर माएँ होती है। हम दोनों बहनें, मेरा भाई, मम्मी, वैसे तो और भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन हम लोग ये मान चुके थे कि वो नहीं है, लेकिन माँ को कहना बहुत मुश्किल था। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मेरी मम्मी इतनी सुंदर लग रही थी ना, उन्होंने मतलब एक सिंपल सा सूट डाला हुआ था और वो इतनी प्यारी लग रही थी, और उनको देख देख के इतना दुख हो रहा था कि क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बहुत क्यूट है, मतलब बहुत स्वीट है, सुंदर है, बहुत गोरी चिट्टी, और जब वो तैयार होती थी वो हम लोगों को भी फेल कर देती। और बस यही एक लाइफ का मेरे ऐसा मोमेंट था जब मैं एक बेटी होके भी मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया था। और दुख है आज भी कि इतने एफर्ट्स के बाद भी मैं अपने पापा को बचा नहीं पाई। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जिस समय उनको लेकर के जा रहे थे गुड़गांव, तो डॉक्टर ने मना किया था कि इनको पानी नहीं पिलाना, तो बार बार वो कह रहे थे, गला सूख रहा था उनका, वो कह रहे थे पानी पिला दो। तो जैसे ही मैं एम्बुलेंस में बैठती हूँ तो पापा के वो वर्ड मुझे आज तक भी याद आते हैं, वो मेरे कानों में आज भी गूंजते कि सोनू, जैसे नाम सोनी है बट मुझे सोनू कहा जाता घर पे, तो कि सोनू तू तो मुझे पानी पिला दे, वो वर्ड नहीं भूले जाते कभी। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लास्ट में मैं अपने पापा को मतलब अगर पता होता कि वो यूं दोबारा कभी मिलेंगे नहीं, तो शायद उनसे अच्छे से और बात। चलो ये तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, पर थोड़ा सा हटते हैं इस टॉपिक से। तो यही पूछूंगी सबसे पहले कि लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसको आप खुद दिल से कहो कि हाँ मुझे अपने ऊपर प्राउड है, वो क्या था? एक महिला के लिए यशिका सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जब वो माँ बन जाती है। और जब मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि हाँ मैं एक माँ हूँ, मेरी 2 प्यारी प्यारी फूल सी बेटियां हैं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है। उसके अलावा बात करें तो लाइक मैंने पहली खबर बनाया, उसको चलाया, इस मुकाम तक लाया, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो एक्स सीएम थे, उनसे मिलना भी मुझे लगता था कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उस समय कुछ चुनिंदा ही जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट जिनसे वो मिले थे, तो उनमें से एक मैं भी थी। तो आपने अपनी सैलरी से सबसे महंगी चीज अपने लिए या अपने परिवार के लिए क्या खरीदी थी? मैंने सबसे महंगी चीज ली थी मेरी गाड़ी, जो कि है तो छोटी सी इओन, तो वो मैंने अपनी सैलरी से, जो मेरी सेविंग्स थी, उनसे ली थी। तो चलो लगभग ना मैं अगर खुद की तरफ देखूं या और भी मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बात करूं, तो हमें पता होता है 15,000 सैलरी आएगी, 10,000 घर पे देने हैं, 2,000 उसको देने, 3,000 बचेंगे, 1,500 यहाँ जाएंगे, मेरे पास 1,500 बचेंगे। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? अभी तो रिसेंट ऐसा नहीं है, अभी तो टचवुड अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ, एक टाइम था ऐसा जब ये चीज़ें होती थी कि इतनी सैलरी है और इस सैलरी में से ये चीज़ मुझे यहाँ निकालनी है, ये चीज़ मुझे यहाँ निकालनी है, और तब लगा लीजिए कि अगर सैलरी कम थी तो खर्चे भी कम थे। आज अगर अर्निंग ज़्यादा है तो फिर खर्चे भी ज़्यादा हो गए। तो आज के टाइम पे भी है, लेकिन उतना नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही 1,500 वाली कहानी नहीं रही है। लेकिन यूँ है कि हाँ, अभी भी घर के कुछ खर्च मैं उठाती हूँ, तो बच्चों की कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वो मैं लेके आती हूँ, उनको शॉपिंग कराना वो भी करवाती हूँ, घर क्या में मेड लगी हुई है उनका भी मैं देती हूँ, बिजली पानी ये सब। हस्बैंड है जो उनको थोड़े से और बड़े खर्चे दे रखे हैं कि आप और मोटे खर्चे संभालो, तो इसीलिए हाँ होता है, ये हर किसी के लिए होता है और ज़रूरी भी है। अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा कि आपकी जो अर्निंग है वो इतनी है और आपको आपके एक्सपेंसेस हैं वो इतने हैं, लेकिन आपको सेविंग भी करनी है, तो आपका एक माइंड सेट रहेगा कि आपको इतने पैसे यहाँ लगाने, इतने यहाँ लगाने, लेकिन वो भी बचत करनी है, तो वो चीज़ें रहेगी तो उससे ना बैलेंस बना रहेगा, तो ये ज़रूरी बहुत है। चलो लड़कियों के शौक की अगर बात करें, आपके भी बहुत शौक होंगे, तो
कौन सा वो ऐसा पहला दिन था जिस दिन आपने खुद सोचा हो कि हाँ मेरे को ये खरीदना है, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को ये खरीदना है, और आपने खरीदा, मतलब कोई शौक पीछे नहीं रहा हो, सारे शौक पूरे हुए, ऐसा कभी? वो दिन हर रोज ही आता है। ऐसा नहीं है, मेरी एक खास आदत है कि मुझे जो चीज पसंद आ जाती है वो बेशक महंगी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को रिग्रेट करना पसंद नहीं। मैं लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को अगर कोई लाइफ का ऐसा फेज आ जाए कि जहाँ पर मेरे हाथ में कुछ ना बचे, तब मैं ये सोचूं कि काश यार उस टाइम पे जब मेरे हाथ में कुछ था तो मेरे को कर लेना चाहिए था। तो मेरा एक ही मानना है कि शौक पूरे करो, लेकिन हाँ एक हद में रह के पूरे करो, बेहद ना हो जाए कोई भी चीज़। तो इसीलिए फिर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं खरीद लेती हूँ। मेरे को नहीं पसंद अगर, हाँ बट मैं कॉपी नहीं करती। मेरी एक ये भी खास बात है कि अगर मैंने किसी का कुछ देख लिया तो मैं उसके पीछे नहीं भागती कि नहीं मेरे उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। रीस नहीं करना। नहीं, रीस करना मुझे पसंद नहीं है। मेरे को लगता है कि जो मैं हूँ, मैं अपने आप में एक ब्रांड हूँ। रीस लोग मुझे करें, मैं किसी को रीस नहीं करूंगी। ये एक सबका देखो अपना अपना एक मतलब ट्रेंड क्रिएट करने का शौक है। शौक है, बिल्कुल। किसी का ट्रेंड फॉलो नहीं करना। मैंने आज तक कभी ये नहीं किया कि किसी को देख करके ये कहा हो कि यार ये वाली चीज या फिर इसके जैसा या फिर ये नहीं। देख लिया, आइडिया माइंड में आ गया, उसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर अपने आप में इसको ढाला, तो वो चीजें करना मुझे पसंद है। तो जी लड़की होना और एक तरीके से कहीं महिला होना, एक माँ होना और समाज से जुड़े रहना बहुत बहुत स्ट्रगल होता है आजकल। अगर सिर्फ मेल ही ना देखो, अगर हम सिर्फ फीमेल ही नहीं, अगर हम मेल की तरफ भी देखते, सबकी लाइफ में अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। तो आप आज जिस मुकाम पे है, आपने बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी जो शायद आपसे बेहतर भी होंगी और शायद बहुत ज्यादा नीचे की तरफ होंगी। तो कभी उनको देख के ऐसे लगता है कि शायद यार ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कभी समाज की कोई ऐसी चीज से आपका टकराव हुआ हो? टकराव तो नहीं कह सकते, बट हाँ लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए जो बहुत अच्छे अच्छे लेसन दे के गए और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में किसी को भी जगह देने से पहले एक बार सोचना, परखना, विचारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं जो ऊपर से तो आपको इतना प्यार दिखाएंगे, इतना आपको सपोर्टिव नेचर दिखाएंगे, अपना इतना साथ दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद लाइफ में इनसे बेस्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता, इनसे अच्छा वेल विशर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। और उनके लिए आप क्या पता कई बार अपनों से भी लड़ जाओ, इतना ज़्यादा जो है आपको किसी से कभी कभी ऐसा फील आ जाता है। लेकिन जब आप उसी पन्ने को पलट के देखोगे तो आपको दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही लिखी दिखती है। उस कहानी में आप उस इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हो। आपको देख करके वो इंसान इतना जेलस फील करता है कि शायद गाली के बिना तो आपका नाम भी ना लेता। ऐसे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं लाइफ में। और जब ऐसे लोगों से मैं मिली तो जब उनके थोड़ी थोड़ी बातें मुझे पता चलने लगी तो फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, प्यार ही इतना ज्यादा है हमारे बीच में, तो ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, लेकिन फिर कुछ ऐसी प्रूफ लगा लीजिए कि कुछ ऐसे प्रूफ्स मेरे सामने आने शुरू हो गए, कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आनी शुरू हो गई कि फिर तो लगने लगा कि नहीं पॉसिबल है, ऐसा होना भी पॉसिबल है। तो फिर मेरी एक और खास आदत मैं बताती हूँ यशिका की, जो लोग मुझे, एक लाइन है मैं वो बताती हूँ कि जो लोग मुझे पसंद नहीं और जिनको मैं पसंद नहीं, उन्हें पसंद करने वाले भी मुझे पसंद नहीं। बहुत पुरानी लाइन है, मुझे भी याद आ गई। तो ऐसा ही है, जो लोग मुझे पसंद नहीं है ना, फिर वो मेरे लिए इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते। फिर उनका होना ना होना, उनका कुछ कहना, वो चीज़ें मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। तो अगर वो लोग ये वीडियो देख भी रहे हो तो समझ भी रहे होंगे बहुत अच्छे से कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो अगर मेरे बारे में कुछ भी गंदगी फैलाई जा रही है, कुछ भी मेरे लिए अगर बुरा भला बोला जा रहा है, तो सर ये आपकी प्रॉब्लम है, मैम ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी चॉइस नहीं है। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो वो आपकी चॉइस है। मेरे लिए आपका होना न होना कोई मैटर नहीं करता। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि ये वुमेन ना मेरे से बेटर है, कभी फील हुआ ऐसा कुछ? देखिए ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आपके आइडियल होते हैं जिनको देख करके लगता है कि हाँ यार इनके जैसा बनना चाहिए, कभी लाइफ में अगर मौका मिला तो इनके जैसा बनूंगी। बट हाँ पर्टिकुलर ऐसा मैं नहीं कह सकती कि कोई भी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप किसी को, वही बात आ जाएगी, किसी को कॉपी करनी चले हो, अगर मान लो मैंने किसी को पसंद कर लिया, मान लो कोई मेरे आइडियल है, अगर मैं उनको कॉपी करने चलूंगी तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगी।
हो सकता है उनके अंदर वो क्वालिटीज है वो जो मेरे पास दूर दूर तक भी नहीं है। तो अगर मैंने उनकी क्वालिटीज को अडॉप्ट करने की सोची तो जो मेरे अंदर क्वालिटीज है ना, मैं उनको भूल जाऊंगी, मुझे यही नहीं पता चलेगा कि यार मैं क्या थी। तो बजाय किसी और की चीजों को अपने अंदर ढालना, उससे बेटर है कि जो आपके अंदर है उसको इम्प्रूव करो। मैं जब पत्रकारिता लाइन में आई तो मेरे से और भी जो है धुरंधर बहुत यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उनको देख करके शुरू शुरू में तो मुझे लगता था कि यार इनके सामने मैं कहाँ टिक पाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है, अगर उनके अंदर कुछ क्वालिटी है तो कुछ तो मेरे अंदर भी है, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है, क्यों ना मैं उन्हीं को निखारूं, थोड़ा सा उन्हीं को और ज्यादा बढ़ाऊं और ज्यादा ठीक करूं, तो शायद मैं भी इन्हीं के बराबर खड़ी हो जाऊं। और मेरे को ये बात कहते हुए आज भी बहुत प्राउड फील होता है कि हिसार शहर में अगर फीमेल्स की बात करें तो आज के टाइम पे अगर टॉप में कुछ 2-3 है तो उन 2-3 में एक नाम मेरा भी है। अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी माँ वो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। एक ऐसी माँ जिसने, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके बचपन की बात करूं, तो कई बार ये होता है कि मैंने देखा है कि सब सोचते हैं, अगर लाइक मैं अगर बात करूं तो कि मैं जो अपनी बचपन में नहीं कर पाई वो मैं अपने बच्चों को कराऊंगी। तो मेरी मम्मी वैसी है, उनको जो अपनी लाइफ में अपने बचपने में नहीं मिला, उनकी मैरिड लाइफ में जो उनको नहीं मिला, जो उनकी फैमिली से कभी सपोर्ट उनको नहीं मिला, इन केस अगर कभी नहीं मिला, तो उन्होंने हमेशा यही सोचा कि जो मेरी बेटियां हैं मैं उनको वो हर चीज दूं जो मैं नहीं पा पाई। और मुझसे तो एक अलग ही बॉन्ड है मेरी मम्मी का। अगर मैं आज भी बात करूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी से बात किए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है कि वो इंग्लैंड में अभी मेरे ब्रदर के पास, तो टाइम जो है मैच नहीं हो पा रहा। जिस समय मेरी बात करने का टाइम होता है उस समय वहाँ रात होती है, और जिस समय वहां पर दिन होता है उस समय मेरा वर्किंग आवर्स चल रहे होते हैं, तो इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि जब भी जिस दिन मैं उनसे बात करूंगी वो उस दिन मुझसे उतनी प्यार से बात करेंगी। हाँ, थोड़ा सा वो नाटक जो होता है माँ जो करती है नाराजगी वाले, वो जरूर करती है, लेकिन फिर भी जब भी मैं बात करती हूँ वो बहुत खुश हो जाती है मुझे देख के। और मुझे ये पता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई, मेरे पापा का आशीर्वाद है जो ऊपर से मेरे साथ हमेशा रहता है, और वो कहीं से भी जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे वो तो वैसे तो बातें मैं जितनी करना चाहूँ बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक फीमेल की लाइफ में अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ ना, यहाँ से मेरे से अगर 150 चीजें पूछ लेना, मेरे पास 150 के 300 जवाब होंगे, तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। 1-2 सवाल और कर लेते हैं आखिरी। सबसे बड़ा लॉस क्या रहा जिंदगी का? मेरे पापा का मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस है। और क्योंकि मैंने देखा है कि देखो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, एक फीमेल की लाइफ में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो कोई कुछ ऐसी लाइफ में के अगर मेरे जो मोमेंट्स आए थे जहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी, तो वहाँ पर सिर्फ मेरे पापा होते थे जो मेरे साथ खड़े होते थे। तो मुझे एक पता था कि हाँ, मेरे पीछे मेरे बैक फुट पे मेरे पापा का हाथ हमेशा है। तो चाहे वैसे अगर मैं बात करूँ तो उनके नेचर की, तो जब तक मेरी शादी हुई थी यशिका, यू डोंट बिलीव कि जब तक मेरी शादी हुई थी मैंने कभी मेरे पापा से सिवाय इसके कि पापा खाना ला दूँ, पापा और रोटी दे दूँ, के अलावा कभी मैंने अपने पापा से बात नहीं की, ना मेरे पापा ने मुझसे कभी बात की। उनका नेचर थोड़ा सा ऐसा था। लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गए थे। वो मुझसे बहुत खुल के बात करते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, सारी चीज़ें मेरे से पूछते भी थे। और अभी अगर लास्ट जो उनका लाइफ का जो लास्ट टाइम था उस टाइम की अगर बात करूँ तो वो हर चीज़ मुझसे, जब से उनको पता चला था, एक्चुअली उनको पॉलिटिक्स की बहुत नॉलेज भी थी और बहुत उनको पसंद भी था। तो वो जब से मैं मीडिया लाइन में आई थी तो मेरे से वो पूछते रहते थे कि इलेक्शन जैसे हुए हैं, आदमपुर बाई इलेक्शन हो गया है, जिला परिषद का इलेक्शन हो गया, तो उसके बारे में मुझसे जानकारी लेते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आज हमारे पास एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिस पर मैं और मेरे फादर खुल के बात करते हैं। तो उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। आपके गुरु आपने बताया रमेश शर्मा, मैं भी जानती हूँ, बहुत करीब से जानती हूँ मैं भी, RSN एक्सप्रेस के मालिक। तो उन्होंने वैसे उनका नेचर बहुत स्वीट है जी, अभी तो बहुत स्वीट है, पहले का मुझे नहीं पता। तो उन्होंने आपको आपकी जिंदगी में अगर कहें तो एक तरीके से एक शुरुआत दी थी, तो क्या लेसन आप मानते हैं कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपने उनको एक इंटरव्यू के लिए हाँ किया, तो क्या लेसन आप मानते हैं कि आपके गुरु जो आज कहलाते हैं उन्होंने क्या दिया था? एक गुरु का हमेशा ही एक काम होता है कि वो जो आपके जो शिष्य हैं उनको निस्वार्थ भाव से हर वो चीज़ सिखाना जो वो सीखना चाहते हैं, जो वो सीख सकते हैं। तो रमेश सर ने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया था, हमेशा ही मुझे ये चीज़ें बोली थी कि सोनिया तुम बहुत अच्छा कर सकती हो,
अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम एक दिन बहुत आगे तक जाओगी। उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो आज एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंचे हुए। तो रमेश जी के साथ रहकर मुझे यही एक सीख मिली थी कि अगर इंसान चाहे अपने अंदर झांक के अगर वो थोड़ा देखे तो वो क्या नहीं कर सकता। कोई मैटर नहीं करता आपने मास कम्युनिकेशन की और आप एक डांस टीचर बन गए, या फिर आपने डांस में कथक में एमए किया है और आप एक पत्रकार बन गए, तो ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इसका मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानती हूँ। तो लास्टली एक लाइफ लेसन जो कि आप शायद मुझे भी देना चाहो और दर्शक को भी देना चाहो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने दिल की सुनो। आपको अच्छे से पता होता है जो आप कर रहे हो वो कितना सही है, कितना गलत है, ये आपका दिल, आपका दिमाग आपको बहुत अच्छे से बता देता है। दूसरी बात, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि जो आप हो वो दूसरा नहीं हो सकता, जो वो दूसरा है वो क्या पता आप ना बन पाओ। तो किसी दूसरे के चक्कर में अपने आप को मत भूलो। और तीसरा और सबसे बड़ा जो लाइफ का लेसन है कि कभी भी डिप्लोमेटिक मत बनो, डबल फेस मत बनो। जो आप हो रियल में, अगर आज मैं यशिका के लिए अच्छी हूं तो यशिका बहुत अच्छे से जानती है कि मैं उसके लिए अच्छी हूँ। मैं उसके लिए दिखावा नहीं करती, मैं जैसी हूँ उसको बता देती कि यशिका आज ये चीज़ है जो मुझे तेरी अच्छी नहीं लगी, तो जो हो वो रहो। अपने आप को मतलब दिखावे के दुनिया में मत लेकर के जाइए। और एक चीज़ और सबसे बड़ी यशिका की, जिसको कि मैंने एक बार फेस किया था, आज के टाइम का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लिटरली इस चीज से बिल्कुल परे हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ। लोग क्या कहेंगे, अरे भाई लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो कहेंगे। तो आपको जो सही लगता है वो करो, जिससे आपको खुशी मिलती है वो करो। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि कुछ ऐसा मत करो जिससे किसी का दिल दुखे, लेकिन हाँ जो सही है वो जरूर करो, उससे अपने आप को पीछे मत हटो। अगर मैंने लाइफ का एक एम बना लिया कि मुझे पहली खबर, मेरा जो चैनल है उसको आगे तक लेके जाना, तो मेरी भला से मेरे को 1000 लोग पहली खबर के लिए कुछ करें, मेरा माइंड सेट है सिर्फ पहली खबर के लिए, तो मैं वहीं पर जाऊँ। तो जी देख लिया होगा, दमदार इंटरव्यू, एक दमदार, मतलब मैं कहूँ एक हरियाणवी जो आप इंट्रो बोलते हो, मैं थारी सोनिया ने एक बार बोल के दिया। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं थारी अपनी सोनिया नैन, और आज आप मैंने देखने लग रहे हो यशिका के गिल है, इसका चैनल है भाई पब्लिक टीवी हरियाणा। तो मैं सारा ने की बात कहूंगी कि इस छोरी ने जमा जी तोड़ कर मेहनत कर रखी है, और सब ने हाथ जोड़ कर अपील करूं कि देखो इसका चैनल ने जितना हो सके उतना लाइक और फॉलो कर लो, क्योंकि आज मैं हूं आर के बेरा तड़के कोई और मेरे तभी बढ़िया, और के बेरा अगले चैनल मेरे चैनल पे तम यशिका ने भी देख लो। तो भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो और लाइक कर दियो और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कर दियो। तम कमेंट करोगे तो आगे के बेरा और कि मैं बढ़िया लिया तारी खातर। तो जी मैडम ने वैसे तो सारी बात कह ही दिया अपने आप बिना कुछ कहे, तो आप भी बताना आपको क्या इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा और क्या कुछ सीख आपने ली, बीइंग अ मेल, बीइंग अ फीमेल, इन सब को छोड़ के एक मनुष्य होते हुए आपने क्या कुछ सीख ली, और आपको क्या लगता है कि आज हमारे समाज में जो चल रहा है और आज हमारी महिलाएं कहाँ है, तो किस तरीके से आप उस चीज को सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक नई धक्कड़ छोरी के साथ मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।